बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आजकल मेरी टीम बड़ी परेशान है क्योंकि सुबह सुबह मुझे कुछ होता है और मेरा वो कुछ हो रहा होता है, मेरा दिल करता है कि मैं खड़े होकर इंट्रो करूँ और मैं यहाँ से 2 कदम चल के अपने सोफे पे चली जाती हूँ। पता नहीं फॉर अ चेंज मुझे लगता है सुबह सुबह मैं एक सीट पर बैठ के या एक सोफे पे बैठ के जब इंट्रो कर रही होती हूँ तो मैं लेज़ी दिख रही होती हूँ। ये मुझे खुद से रियलाइजेशन हुई और मुझे किसी ने कराया भी कि आप ऐसा लग रहा होता है बस एक ही जगह फिक्स होकर बैठ गई, उसके बाद हिलती नहीं है पूरे शो में। सो मेरे पास सेट बहुत अच्छा है, मेरे पास सेट पे वॉक करने का मार्जिन है, लेकिन फिर भी मैं 2 कदम चलती हूँ। ये इट्स जस्ट स्टार्ट, मतलब फॉर अ चेंज मैंने स्टार्ट अपनाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका जो दिन का आगाज़ है बड़ा अच्छा हुआ होगा, जो कि मुश्किल होता है सुबह सुबह। चाय आज मुझे अच्छी मिली है और अच्छी चाय के साथ खबर अच्छी मुझे नहीं मिली है। उस अच्छी खबर ना मिलने पे आपको पता है मैं सुबह सुबह आपको कुछ ना कुछ ऐसा बता देती होती हूँ कि कोशिश करके कि शायद कुछ अच्छा हो, आप पॉजिटिव उठें, आप थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हों, आपका दिल करे कि अच्छी खबरों के साथ उठें। लेकिन आवाम के लिए तो पता नहीं अच्छी खबर है या नहीं, पीटीआई के लिए अच्छी खबर नहीं है। पीटीआई रहनुमाओं की जी गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं और कल रात को बैरिस्टर गौहर हो, शेर अफजल मरवत साहब हो, अली अमीन गड्ढापुर साहब कुछ देर के लिए लापता हुए थे लेकिन फिर वो वापस आ गए। इस्लामाबाद जलसे के नए कानून की जो खिलाफ वर्जी है उस पर हिरासत पे लिया गया है कि जलसा लेट तक चला, फिर 28 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। बड़ा कल हमने देखा है मेस या कयास जो कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के दौरान हुआ। ये क्यों हुआ और जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं इससे क्या असरात होंगे, क्या पीटीआई एज अ जमात उनका मोरल जो है, जो कि आगे उन्होंने लाहौर के जलसे के हवाले से सोचा हुआ था कि जी हम लाहौर में जलसा करेंगे और अब ये जो कैंपेन है इसका आगाज़ हो चुका है, वो पूरे मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ जो है मुख्तलिफ जलसे करेगी, जिस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने 15 दिन के अंदर बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से भी दावा कर दिया था। और फिर जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की उस पर बड़ी लेदे हुई हमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर भी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी, टॉक शोज़ में, कि जिस ज़बान का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने जलसे के अंदर ख़वातीन को टारगेट किया, फिर नाम ले लेके वो जिस तरह से बात कर रहे थे, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि थोड़ी ख़तरनाक भी थी, एट द सेम टाइम अलार्मिंग भी हैं। लेकिन कल ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं इसका मुल्क की सियासत पर, तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, तजिया ले लेते हैं जी। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच माजिद साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। ये जो कल हमने गिरफ्तारियों का मामला देखा जो कि जलसे के हवाले से पहले 5 जलसे मनसूख हुए, उसके बाद एक जलसा हुआ जिसको कहा जा रहा था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनका पावर शो है, लेकिन उसके बाद हुकूमत ने कहा और जो अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट थी कि 15 दिन के अंदर हम जो बानी पीटीआई है उनको करा लेंगे रिहा। कल की गिरफ्तारियाँ उसका ही एक जो कह ले आगे कड़ी है। क्या समझते हैं इससे क्या असरात होंगे मुल्क की सियासत पे या तहरीक इंसाफ की? जी इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने इस हवाले से वहाँ पर क्या क्या बातें की जिसमें से अक्सर काबिल मज़म्मत हैं जी, और उसके ऊपर बिल्कुल हमें तशवीश का इजहार करना चाहिए। दूसरा मामला ये है कि कल फिर जो पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियाँ हुई हैं जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है, जिसकी मेरा ख़्याल है कि जितनी मज़म्मत की जाए कम है। उसकी वजह ये कि ये कुछ बुनियादी इदारे हैं कि जिनके ऊपर जिनका एहतराम होना चाहिए, जिनकी इज़्ज़त लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट है, GHQ है, पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट हाउस तो सबसे सुप्रीम है और अगर आप उसी के अंदर पुलिस दाखिल करेंगे या वहाँ पर लोग सादा कपड़ों में जाएंगे और तो फिर आप वो जमहूरियत के बुनियादी ढांचे पे ज़रब लगा रहे हैं। तो इसलिए वो जो कल अली अमीन गंडापुर ने किया या तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जलसे में किया, वो मेरा ख्याल है कि अब इस हैपनिंग से थोड़ा पीछे रह गया है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। हमने देखा कि डिक्टेटर्स के दौर में भी जो असम्बली के अंदर जो असम्बली का हॉल है या उसकी इमारत है या उसका अहाता है उसको उस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की जाती रही। तो ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। हमने देखा कि मुशर्रफ दौर में सिंध असम्बली से MQM हकीकी के एक MPA यूनुस खान को गिरफ़्तार किया गया था
और उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई थी, और उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है कि एक हद क्रॉस की गई है कि जिसके अंदर आप पार्लियामेंट हाउस से 5 से ज़ायद MNAs को अरेस्ट कर रहे हैं। ये मसला तहरीक इंसाफ का या नून लीग का नहीं है। बुनियादी तौर पे ये जमहूरियत और इस सिस्टम को मेरा ख्याल है कि एक ज़रब लगी है कि जिसके ऊपर डेफिनेटली बात होनी चाहिए। और पार्लियामेंट के अंदर मैं देख भी रही थी, अखबार में भी मेरे सामने भी है जी कि PTI के रहनुमाओं ने गिरफ्तारी के खौफ से पार्लियामेंट पे पनाह ली। ज़ाहिर मीटिंग कर रहे थे, जो भी मामला थे। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात माजिद इसमें पॉइंट आउट की कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून की बात नहीं है। अगर ये ट्रेंड सेट हुआ है या अगर पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियाँ हुई हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में वी नेवर नो कि क्या सिचुएशन है, कौन सी पार्टी इक़्तिदार में है, किसका क्या जोर चल रहा है। तो ये तो फिर एक ट्रेंड चल पड़ेगा। और हमने देखा है कि सियासत के अंदर कुछ ऐसे ट्रेंड्स आए हैं जो जमहूरियत पे भी बहुत सारे को डैमेज करते हैं, सियासी पार्टीज़ की साख को भी डैमेज करते हैं, और एज ए इंडिविजुअल भी एक सियासतदान की रेपुटेशन को बहुत डैमेज किया जाता है। बिल्कुल, हमने ये देखा कि अभी मखसूस नशिस्तों के फैसले पे गवर्नमेंट नहीं मान रही। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि बेसिक्स को नहीं छेड़ना चाहिए। हमने 97 में नून लीग की गवर्नमेंट में देखा कि आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई तो आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। तो अगर आप इस तरह जो बेसिक जो ढांचा है, बुनियाद है रियासत की, अगर उसके ऊपर बात करेंगे तो सियासी जमातों को ये समझना चाहिए कि वो हर वक्त तो इक़्तिदार में नहीं रह सकते। मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के दौर में पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के MNA मौलाना जमालुद्दीन को वो पार्लियामेंट लॉजिस से घसीटते हुए लेके गए थे, और उस टाइम भी ये कहा गया था कि जी इनके ऊपर कोई पर्चे हैं, FIRs हैं, गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये हुआ कि पहले वो पार्लियामेंट लॉजिस तक महदूद था, इस हुकूमत में वो पार्लियामेंट हाउस तक आ गया है। तो ये अगर आप इस सिलसिले को शुरू करेंगे तो ये कहीं पर रुकेगा नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की जो भी सियासी जंग है, लड़ाई है, वो बिल्कुल लड़ें, एक दूसरे पे मुकदमात करें, जो उन्होंने सियासी गर्मा गर्म बयान देने हैं वो दें। लेकिन मेरा ख्याल है जो बेसिक्स ऑफ सिस्टम हैं या डेमोक्रेसी की जो बुनियादें हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, उनकी स्टेटमेंट के हवाले से, पहले हमने देखा कि जलसे से पहले भी उनकी कुछ ऐसी जो कह लें स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, और एक जो सियासी रहनुमा है वो पार्टी का कहीं ना कहीं एक स्टैंड बयान कर रहा होता है। और जब आप इतने आला ओहदे के ऊपर फाइज हों, आप वज़ीर आला हैं एक सूबे के जिसके अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन है, आप जलसे में जिस तरह से उन्होंने इल्काबात दिए, लोगों को बुरा भला कहा, ख़वातीन के हवाले से बात की, और इसके बाद उमर अयूब साहब ने भी माफ़ी मांगी और बैरिस्टर गौहर साहब ने मांगी। लेकिन ये कितनी एक अजीब और बुरा ट्रेंड है कि एक सियासी रहनुमा जलसे के अंदर लाखों के या हज़ारों के चले मजमे से बात करते हुए इस तरह की जो कह लें लैंग्वेज का इस्तेमाल करे। उससे तो आप ज़ाहिर एक पार्टी का स्टांस पता लग रहा है, और उस पर सहाफ़ियों ने तो एहतजाज किया है, औरत फाउंडेशन भी इस पर जो कह लें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये होना ही क्यों है जब इस पर माफ़ी मांगनी है? तो बिल्कुल, ये तो मेरा ख्याल है कि इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। और जो उन्होंने बातें की हैं, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ इस हवाले से खासी गैर मोहतात है। हमने देखा कि इमरान खान साहब भी इस तरह के बयानात देते रहे कि जिसमें उन्होंने मरीम नवाज शरीफ को हिट किया, उनके हस्बैंड को हिट किया। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ में इस लिहाज से सेंसिटिविटी खासी कम है। अब हो ये रहा है कि जब तहरीक इंसाफ ऐसा करती है तो वो उसके डिफेंस में ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग ने ऐसा किया, जब मुस्लिम लीग नून ऐसा करती है तो वो कहते हैं तहरीक इंसाफ ऐसे करती है। तो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के हवाले से बात करते हुए एक अमूमी तौर पे एहतराम का रवैया रहना चाहिए, जो कि इस बढ़ती हुई पॉलिटिकल पोलराइजेशन में कम होता जा रहा है। ख़वातीन पे तनकीद करना, उनको निशाना बनाना, ये बाजारी मामला है, मैं इसको इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और इसमें आप ये समझें कि आप उस वक़्त तो मेला लूट लेते हैं, आवाम ताली भी बजा देती है, लोग उन नाजेबा अल्फाज के ऊपर वाह वाह भी कर देते हैं क्योंकि उस वक़्त एक क्राउड का एक मिजाज बना होता है। लेकिन बुनियादी तौर पे आप ये बता रहे होते हैं कि आप कोर ऑफ द हार्ट आपके क्या ख्यालात हैं, क्या ख्यालात हैं। और अली अमीन गंडापुर ये पहली दफ़ा नहीं किया उन्होंने, वो इससे पहले भी कई दफ़ा इस तरह की स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। और इस पर आपको नहीं लगता कि बानी PTI को एक दफ़ा ये स्टैंड करना चाहिए, दो कि वो ख़ुद इस तरह की स्टेटमेंट्स पास करते रहे हैं,
एक स्टांस होना चाहिए पार्टी का कि ये भी एक रेड लाइन है जिसको वो बार बार मेंशन करते हैं कि ख़वातीन के कैरेक्टर पे, उनके अपीयरेंस पे, उनके बारे में इस तरह की बात ना की जाए और इतने बड़े इज्तिमा के सामने, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने सपोर्टर्स को प्रोवोक कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखें, कल जब इमरान खान से इस मामले पे बात हुई जेल में, तो सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, तो उन्होंने बिल्कुल पहलू तही करते हुए कहा कि देखें मैं तो जेल में हूँ, मुझे क्या पता। तो उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिसके अंदर वो ये देखते हैं कि जब मुखालिफ के ऊपर तनकीद हो रही है तो फिर आप असूल व ज़वाबित को, आइन कानून को एक तरफ रख दें, फिर उस वक़्त आप खुल के तनकीद करें। अब जिस तरह कल बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब माफ़ी मांगते रहे हैं, मसला ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर को क्या ये एहसास है, क्या उन कारकुनान को एहसास है जो इसको रिपीट किए जा रहे हैं, जो इसके हक में डिफेंस दे रहे हैं, जो दलीलें दे रहे हैं कि देखें 2 साल पहले ऐसे हुआ, 1 साल पहले ऐसे हुआ, तो इस चीज़ को बुरा समझा ही नहीं जा रहा। तो ये सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो ये है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप इस चीज़ को बुरा नहीं समझते। आप उस वक्त बुरा समझते हैं कि जब बुशरा बीबी पे बात हो। अगर मुस्लिम लीग नून बुशरा बीबी पे बात करेगी तो आप कहेंगे बहुत जुल्म हो गया, परेशानी होगी। इसी तरह जब मुस्लिम लीग नून उस वक्त परेशान होगी जब मरियम नवाज पे बात होगी। तो ये ट्रेंड गलत है। इससे आप ये जाहिर करते हैं कि माशरे में आपके लिए वो तमाम असूल जो आपके लिए लागू होते हैं या जिन पे आप सेंसिटिव हैं वो आपको प्यारे हैं, बाकी आप एक तरफ रख देते हैं। और ख़वातीन के मामले में चाहे वो कोई सहाफ़ी खातून है या कोई किसी की घर में है, कोई वज़ीर आला है, किसी की अहलियाँ हैं, इन सब के बारे में स्टेटमेंट देने से पहले ये ज़रूर सोचें कि कल को खुदा न खास्ता आपके बारे में, आपके घर वालों के बारे में, आपकी फैमिली को कोई इन्वॉल्व करता है तो आप कैसा फील करेंगे। आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड, लेकिन ये चीज़ बेसिक एथिक्स में आती है जो कि शायद हम बहुत ज़्यादा ला करते हैं। अच्छा जी, ये तो गिरफ्तारियों के हवाले से माजिद हो गई बात। अब गिरफ्तारियाँ हो गई हैं, क्या होगा आगे तहरीक इंसाफ का? देखिए, जो लग रहा था कि 22 अगस्त को एक जलसा मुलतवी हुआ, थोड़ी सी कॉपरेशन हुई तहरीक इंसाफ की जानिब से, 8 सितंबर को हुकूमत की जानिब से कुछ ना कुछ कॉपरेट किया गया, तो ऐसे लग रहा था कि शायद को मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन वो एक तकरीर, उसने वो सारा का सारा जो प्रोसेस है उसको डैमेज कर दिया। अब चीज़ें वो जिस तरह कहते हैं कि 2 कदम आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है कि 10 कदम पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए वो जो सोचा जा रहा था कि कोई रिकन्सिलिएशन होगी या कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स में कोई बातचीत हो सकती है, कोई धीमे मिजाज के, कोई न्यूट्रल लीडर्स दोनों साइड से बैठ के बात करेंगे, अभी तो लग रहा है कि वो सारा का सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है और ये मामला फिर कन्फ्रंटेशन की तरफ चला गया है और इसमें आने वाले दिनों में इजाफा ही लग रहा है, कमी होती नज़र नहीं आ रही। पहले जो सोचा जा रहा था कि शायद कोई बातचीत की गुंजाइश निकल सकती है, वो मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि पहले वो तकरीर हुई, उसके बाद पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियाँ हुई। मेरा ख्याल है कि जो कोई 1-8% चांस था भी, वो भी मुझे अब लग रहा है कि ख़त्म हो गया और आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से कोई पॉजिटिव पेशरफ्त होने की तवक्को है। अच्छा माजिद, ये आपने बात ठीक की कि कुछ ना कुछ ये एक एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर बिल्ड हो रहा था जिसमें लग रहा था कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, शायद कुछ बैकडोर राबते हैं, कुछ मामला तय पा जाएंगे। लेकिन अभी ये जो गिरफ्तारियों वाला और उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों वाला मामला हो, इससे ये मैसेज तो क्लियर हो गया कि आपने अगर बात करनी है तो सुकून, तहम्मुल और इत्मीनान से करनी है। इस तरह की तकारीर और इस तरह से फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अब जो बात हो रही थी जिस पे बानी पीटीआई भी बार बार कहती है कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूँगा, मैं हुकूमत से नहीं करूँगा। महमूद खान अचकज़ई साहब को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रखा गया और राना सनाउल्लाह, क्या अब वो वाले डोर भी आपको लगता है कि सारे मामले से क्लोज़ हो गए हैं? जो बातचीत के इम्कानात थे अब उनके ज़ीरो चांसेस हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में ज़ीरो तो मेरा ख्याल है कि कभी भी नहीं होता, चांसेस रहते हैं। लेकिन ये जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन गया पिछले 48 घंटे के अंदर, उससे ये लग रहा है कि ये सारा प्रोसेस डिले होगा। और उसकी वजह ये है कि महमूद खान अचकज़ई से भी तब बात की जाएगी जब उनके पास पीटीआई की जानिब से कोई मैंडेट होगा। पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि जब चीज़ें इमरान खान साहब के पास जाती हैं तो वहाँ पर जो येस नो होता है वही फाइनल अथॉरिटी होती है। तो अगर महमूद खान अचकज़ई किसी स्टेज पे ये बात करते भी हैं कि मामला को कैसे आगे लेके चला जाए, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब की जेल से अप्रूवल लाजिम होगी, ज़रूरी होगी। लेकिन अभी जो माहौल बन गया है पिछले 48 घंटे में, उसके बाद मुझे लगता है कि ये राना सनाउल्लाह या महमूद अचकज़ई, असद कैसर जैसे जो लोग हैं जो बैठ के बात करने की बातें कर रहे थे,
वो प्रोसेस अब मुझे लगता है कि थोड़ा डिले हो गया है। एटलीस्ट 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में अगर कोई ऐसी मज़ीद कोई बदतर सूरत हाल नहीं होती या कोई ऐसी पॉलिटिकल हैपनिंग नहीं होती, तो हो सकता है कि फिर हम ये देखें कि अक्टूबर में कहीं जाके हो सकता है कोई बातचीत का आगाज़ हो। लेकिन अभी की सूरत हाल में बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में एक फैसल वाडा साहब भी हैं, और वो फैसल वाडा साहब जो इस सारी सूरत हाल में है ना, वो आते हैं टीवी के ऊपर, एक आधी ऐसी बात करते हैं, थरथली मचाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं किसी टॉक शो में, फिर कोई बात करते हैं। अरशद शरीफ के कत्ल से पहले इमरान खान को मालूम था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये उन्होंने कल कहा है एक प्रोग्राम में बैठ के। इस तरह की इजरायली जो लॉबी है उसके हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब भी बात कर चुके हैं। ये जो बयानात का सिलसिला है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कैंपेन बिल्ड की जा रही है, और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो जस्टिफाइड नहीं है, पर हो सकते हैं उसमें। लेकिन ये जो फैसल वाडा साहब पे स्पेसिफिकली मैं आपका कमेंट चाहूँगी। असल में लता मंगेशकर जो बड़ी मशहूर गुलकारा है, उनके बारे में कहा गया था कि उनके गले में भगवान बोलता है। हाँ। तो फैसल वाडा इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के वो किरदार हैं कि जिनकी आवाज़ में भगवान बोलता है। जो पाकिस्तानी भगवान है वो आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये मामलात इल्ज़ामात से अगर आगे बढ़ेंगे तो प्रोसिक्यूशन में ये चीज़ें साबित करनी होंगी। अभी तो ये बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगों को जो इमरान खान मुखालिफ हैं, जो लोग ये समझते हैं कि ये जनरल फैज़ हमीद ने 8, 10, 15 जराइम ऐसे किए हैं कि जिनकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन जब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा, चीज़ें फाइनली किसी कोर्ट मार्शल की स्टेज पे अदालत में पेश होंगी, उस वक्त इनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। उसकी वजह ये कि हमने पहले देखा कि इमरान खान दौर में और उससे पहले जनरल कई ऐसी गिरफ्तारियां हुई। फिर ये कि पीपल्स पार्टी पर आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ामात लगे कि अरबों रुपए की करप्शन है, कराची में बैंक अकाउंट्स निकल आए हैं। सो ये वो सारी चीज़ें हैं। पैनामा केस हमारे सामने है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ का हमारे सामने है, कि उस वक्त तो बहुत बात होती है, लेकिन जब वो चीज़ें अदालत में जाती हैं और वहाँ पर एविडेंस के ज़रिए आपने नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश करके उसे जब साबित करना होता है तो वहाँ पे खासी मुश्किलात आती हैं। तो फैसल वाडा साहब की जो बातें हैं वो टॉक शोज़ के लिए वो तो बहुत क्रिस्पी हैं, हाँ, एप्रोप्रिएट है बिल्कुल, और इस माहौल के अंदर वो खासी गहमा गहमी गर्मा गर्मी भी क्रिएट करती हैं, अटेंशन ले लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन अब वो जब ये मामला अदालत में जाएगा तो वहाँ पर इसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, मेरे लिए इम्पोर्टेंट। पहले वो रिमार्क्स देते हैं, जजेस के बारे में बात करते हैं, फिर वो थोड़ी देर से बाद माफ़ी मांग लेते हैं जब अदालत में उनको बुलाया जाता है। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स की बात से फैसल वाडा साहब तक नहीं महदूद, ये जनरल फैज़ हमीद के आपने केस का जिक्र किया, ये वो केस है जो उसको बार बार फौज कह रही है कि जी हमारा अंदरूनी मामला है, हमने इस पर कार्रवाई करनी है। लेकिन उस पर भी अगर ये सियासतदान आकर इस तरह के बयानात दे रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, एक सियासी जमात के साथ उसको जोड़ा जा रहा है जो कि फ़ौज नहीं जोड़ रही, सियासतदान उसमें से गेन कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं जिस इदारे को कंट्रोवर्सी से वो बचाने की अपने आप को कोशिश करते हैं और बार बार उनको आके कहना पड़ता है, उनको दोबारा से उस जो कह ले कटहरे में लाके खड़ा करते हैं अपनी स्टेटमेंट से। बिल्कुल। असल में जनरल फैज़ हमीद का मामला ये है कि वो 6-7 साल बड़े ताकतवर जनरल रहे हैं और उनसे बहुत से लोगों को शिकायत थी। अब चूंकि वो टेबल टर्न हो चुका है, वो जो लोग अपोजिशन में थे वो गवर्नमेंट में आ चुके हैं और जो उनके इफेक्टिव्स थे वो अब कंफर्टेबल हैं, तो इसलिए वो तमाम अफराद जो उनसे नाराज़ थे, नाखुश थे या उनको शिकायत थी, अब वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। और एक जनरल जो रिटायर्ड हो चुका हो, जो कोर्ट मार्शल का सामना कर रहा हो, मेरा ख्याल है उसकी सपोर्ट कोई नहीं करता, सारे उसके मुखालिफ ही होते हैं। तो वो जिसके साथ कुछ हुआ भी था, जिसके साथ कुछ नहीं भी हुआ था, होने वाला था, वो सारे के सारे अपना अपना गुस्सा और भड़ास निकाल रहे हैं। सो इसलिए वो एक पंचिंग बैग इस वक्त बने हुए। लेकिन फिर मामला ये है कि अदालत में कोर्ट मार्शल का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या एविडेंस पेश होता है, किस किस चीज़ पे उनको जो है वहाँ पर ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, क्या सज़ा होती है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसकी वजह ये कि इल्ज़ामात या गॉसिप या इस तरह के दावे जो हैं वो तो चलते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकाल के सामने लाना कि जो ऑथेंटिक हो, जिसके ऊपर सज़ा हो सकती है, जो ऐसा जुर्म हो कि जिसकी बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल होना चाहिए। और ये बड़ा पॉजिटिव है
कि अगर कोई आदमी DJISI लेवल का भी है तो उसको भी कटहरे में लाना चाहिए। अगर उसने कोई गलती की है तो बिल्कुल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है और आइंदा भी ऐसे तमाम जनरल्स के जिन्होंने कोई गलतियाँ की हैं उनको कटहरे में लाया जा सकता है। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच माजिद, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। मैं अपनी फेवरेट स्पॉट पे आ गई हूँ। मुझे अपने पूरे सेट में ये वाली जगह सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे मज़ा आता है यहाँ बैठ के ना बात करने का। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम ज़रा आज बलूचिस्तान के महकमा तालीम के हवाले से बात करेंगे, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि सूबे भर में 3500 से ज़्यादा जो स्कूल हैं उसातिज़ा की किल्लत के बाइस गैर फाल हैं। फरवरी में जी नई हुकूमत आने के बाद 542 के करीब 542 के करीब जो स्कूल्स हैं वो बंद हो चुके हैं, जिसके बाद तमाम 35 अजला में लड़के और लड़कियों के गैर फाल स्कूल्स की तादाद 3690 से ज़ायद हो चुकी है। और डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि इस सूबे में इस वक्त तकरीबन 16,000 असातिज़ा की कमी है। मज़ीद ओवरऑल हम इस सूबे के अंदर जो तालीम की सूरत हाल है इस पर बात कर लेते हैं। हमारी ब्यूरो चीफ सादिया जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सादिया कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सादिया, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था जब मैं सुबह आई और मैंने टीम से पूछा कि हमारी जो कोयटा में ब्यूरो चीफ हैं वो एक फ़ीमेल हैं, तो मुझे मेरी खुशी में इजाफा हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कोयटा के अंदर पब्लिक न्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। और मैं थोड़ा सा आपके इस स्टोरी के हवाले से जो महकमा तालीम के हवाले से आई है, मैं डिटेल्स जानना चाहूँगी आपसे कि क्या सूरत हाल है जी तालीम के हवाले से, अगर हम सूबे की बात करें तो। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की अगर बात की जाए कि यहाँ पे तालीम की क्या कंडीशन है, तो यहाँ मुझे सहाफ़त करते हुए तकरीबन 18 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी ये लफ्ज़ नहीं सुना कि बलूचिस्तान में महकमा तालीम में सहूलियात का फुकदान ना हो। यहाँ हमेशा से सेहत और तालीम जो है तरजीहात में तो शामिल रहता है, बजट में भी, और हमेशा से ये कहा जाता है हर हुकूमत के हमारी पहली तरजीह जो है वो तालीम है और सेहत है, लेकिन यहाँ पे सहूलियात का फुकदान हमेशा से ही रहा है। अगर सहूलियात की बात की जाए तो ये तो अभी एक ख़बर आई है, हर साल हमें ये खबर सुनने को मिलती है कि आहिस्ता आहिस्ता स्कूल बंद हो रहे हैं। पहले अमन व अमान का बहाना था कि कुछ इलाकों में अमन व अमान की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं है कि तालीमी इदारे खोले जा सकें। असातिज़ा जो हैं ज़्यादातर बेस्ड करते थे कोयटा, क्योंकि सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, उनके अपने बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं असातिज़ा के, तो उनके लिए ज़रूरी था कि वो अपनी जो डिप्यूटेशंस हैं, जो अपनी पोस्टिंग है वो मेन सिटीज़ में लगाएं। लेकिन जो देही इलाके हैं वहाँ की सूरत हाल इंतहाई ख़राब शुरू से रही है। ये आज एक ख़बर आई कि जिसमें इतने स्कूल बंद हो गए। 500 स्कूल तो सिर्फ इस साल ये जो नई हुकूमत आई है तो बंद हुए, लेकिन जो इससे पिछले सालों में जो स्कूल बंद हो चुके हैं उनकी रिपोर्ट्स के हवाले से क्या हुआ, पिछली हुकूमतों ने क्या किया, ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिशन कभी बेंचेस पे होती है, हुकूमती बेंचेस पे, तो कभी अपोजिशन पे होती है। जब अपना दौर आता है तो उनको ये याद आता है कि हम तो तालीम पे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब अपोजिशन पे जाते हैं तो दूसरे का गिरबान पकड़ना बड़ा आसान होता है। लेकिन इस खींचा तानी में बलूचिस्तान में जो तुलबा हैं वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। ना आपके पास पीने का साफ़ पानी है स्कूलों में, ना बैठने की जगह है, ना असातिज़ा हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा था कि जो टीचर्स थे वो PhD और दीगर जो हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के ख़र्चे पर बाहर तालीम हासिल करने के लिए गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। सिर्फ वजह ये नहीं है कि यहाँ पे असातिज़ा की कमी है, सहूलियात के साथ साथ वो असातिज़ा जो यहाँ जॉब्स कर रहे थे वो भी तनख्वाहें लेते रहे हैं। जब ये नई हुकूमत आई थी सरफराज बुगटी साहब की, तो उन्होंने इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। और सबसे मेन चीज़ ये कि आप सिर्फ इस चीज़ की बात ना करें कि कोयटा मेन सिटी है, कोयटा शहर, यहाँ पे तकरीबन 170 से अबव स्कूल्स जो हैं वो बंद हैं। ये सूबाई दारुल हुकूमत है कोयटा। इसी तरह अगर बात की जाए
पशीन की और दीगर इजला की, तो उसमें 200 के करीब जो सबसे ज्यादा स्कूल बंद हैं वो आपके पशीन में है, 254 स्कूल बंद हैं। इसी तरह ठीक देखा है। जाए तो जो डेरा बुगटी है, जो वजीर आला का आबाई इलाका है, वहां पे भी 13 स्कूल बंद है। कम से कम बंद, अगर कम है दीगर इजला की निस्बत, लेकिन फिर भी वहां पे 13 स्कूल अच्छा, बंद है, जिसमें हमने लड़कियों सुना के था कि बलूचिस्तान के अंदर जी एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी और तालीम को लेकर बड़ी सीरियस है ये हुकूमत, और जो स्कूल्स बंद हैं या उसातिज़ा की कमी है, इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा। इवन फैसिलिटीज़ को लेकर बड़ी बात हो रही थी। कहाँ गए जी वो दावे सादिया? मैंने आपको बताया ना कि हर दौर में हर हुकूमत आई है, और ये वही लोग हैं जो चेहरे बदल के कभी ऑपोजिशन में चले जाते हैं और कभी बेंचेस, हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए होते हैं। जब इनसे सवाल किया जाता है, अब जैसे वजीर तालीम आई है राहिला दुरानी, हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये कुछ ना कुछ करेंगी, क्योंकि इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। वुमेन यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा बलुचिस्तान यूनिवर्सिटी में, दीगर यूनिवर्सिटीज़ में, IT यूनिवर्सिटी में बहुत काम किया। लेकिन अब जो हाल चल रहा है, इसको समेटना शायद इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये 500 स्कूलों की मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर 500 स्कूल रवां साल में हुए हैं, तो इससे पहले हज़ारों स्कूल बंद हो चुके हैं, चाहे वो अमन-अमान के हवाले से हों, टीचर्स की कमी के हवाले से हो, या सहूलियात के फुकदान के हवाले से, या गोश्त मुलाजमीन, तो सबसे बड़ा मसला है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम आपसे ऑन एंड ऑफ मजीद इस हवाले से बात करते रहेंगे। सादिया जहांगीर, ब्यूरो चीफ कोयटा, हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। कराची की हम बात करें जी। कराची का इलाका जो नाजिमाबाद है, जो कराची की सियासत का गढ़ भी समझा जाता है और इसका शुमार कराची के पॉश इलाकों के अंदर होता है, लेकिन अब इसमें मसाइल बहुत ज़्यादा है। मसाइल से भरा हुआ ये इलाका है। आला हुकाम की तवज्जो का भी मुंतज़र है ये इलाका। इस इलाके लोगों के जो मसाइल क्या हैं, किन जो कह लें चैलेंजेस का उनको मसाइल तो हमने जाने हैं जी। इन मसाइल का हल कैसे मुमकिन होगा? क्या आला हुकाम जो है, इंतज़ामिया जो है, इन मसाइल के ऊपर तवज्जो दे भी रही है या नहीं? हमारे साथ इस वक्त लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल फ़िरोज़ी, हमें कराची के मसाइल के हवाले से बताते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है जी अरमला, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और मगर मैं ठीक हूँ, लेकिन इलाके की हालात जो है ना कराची की, वो इस वक्त सही नहीं है। जिस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, ये इलाका कहलाता है नाज़िमाबाद। नाज़िमाबाद 1 नंबर और 2 नंबर, यहाँ से नाज़िमाबाद 5 नंबर तक है। अरमिला, मैं पहले बड़ी बात बताऊँ, आपको याद होगा पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, उनके नाम से ये इलाका आबाद है, नाज़िमाबाद। नाज़िमाबाद किसी वक्त में 1950 में ये जो इलाके के जहाँ के ज़मींदार थे, ये गैर आबाद इलाका था, खाली पड़ा हुआ था। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये जगह 1950 में उन मकामी ज़मींदारों से, बस्ती बरोही खान नाम के एक ज़मींदार थे, उनसे जगह ख़रीदी थी और इंडिया से आने वाले महाजरीन को ये जगह अलाट की थी। और आप यकीन नहीं करेंगी, 1952 में ये जगह ऐलान कर करके 100 से 200 रुपये में 120 गज का प्लाट बेचा जा रहा था और लोग ख़रीदार नहीं थे। उसके बाद जो पढ़े लिखे लोग थे वो नाज़िमाबाद आना शुरू हुए, और ये नाज़िमाबाद जो है एक सकाफ़ती सरगर्मियों का एक हिस्सा बन गया था। यहाँ पे बड़े बड़े शायर मोहसिन भोपाली, और जो पहले भी अभी 14 अगस्त पर रिपोर्ट की थी, पाकिस्तान का पहला तराना पढ़ने वाली खातून, उनकी रिहाइश भी नाज़िमाबाद में। नाज़िमाबाद नंबर 2 की जो तनवीर आहत ने मंजर कशी की है, बिल्कुल ऐसी ही है। इस वक्त नाज़िमाबाद नंबर का जो मेन रोड जिस पर हम मौजूद हैं, इसके अलावा आप जैसे अंदरूनी इलाके में जाते हैं तो समझ लें आपका मंजर बिल्कुल तब्दील हो जाता है। मतलब इस तरफ रोड पर कुछ और मंजर है और अंदर इलाकों का मंजर कुछ और है। टूटी फूटी सड़कें हैं, सैवरेज का पानी है, उजड़े हुए पार्क है। मतलब अंदरून इलाकों में कोई देखभाल नहीं है, सुनवाई नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन नाज़िमाबाद के टाउन से जो है वो चेयरमैन जीतने वाले जमात इस्लामी के हैं। अब जमात इस्लामी के चेयरमैन यहाँ से मुंतखब तो हो गए, लेकिन उनको वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या उस तरह से उनको फंड नहीं दिए जा रहे हैं जिस तरह से वो कर सके, क्योंकि मेन रोड जो है वो सारी बल्दिया उस्मा कराची, मेयर कराची की जिम्मेदारी होती है। तो वहाँ पर तो इंतजाम बहुत बेहतर है, मेयर कराची बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं और हर चीज़ पर फौरन एक्शन भी लेते हैं। अरमला, जिस दिन हमने प्रोग्राम किया था एमए जिन्ना रोड पर, उस प्रोग्राम के बाद जो है वो मेयर कराची ने उस कॉन्ट्रैक्टर को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया था। तो अक्सर हमारी आवाज़ आप जिस
जिस तरह से कराची की आवाज़ बन रही है उस पर एक्शन भी हो रहे हैं, काम भी हो रहा है। अब अल्लाह करे नाज़िमाबाद को जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं इसका भी असर हो। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त कम था लेकिन हम ऑन एंड ऑफ आपसे बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपकी मुलाकात हम करवाएंगे यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट से। 11 साल की ये बच्ची हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है और आमना शहजाद इनका नाम है और ये यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट हैं। डेटा साइंस के मैदान में जी इन्होंने शानदार कामयाबियां समेटी हैं और पहली डेटा साइंटिस्ट हैं जो कि ना सिर्फ डेटा साइंस पे काम कर रही हैं बल्कि ऑनलाइन ये पढ़ाती भी हैं और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस हवाले से अवेयरनेस भी दे रही हैं और इस अहम शोबे के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच आमना, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आमना। आप यू आर 11 years old and you are a student and you are a teacher at the same time. दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसी यंग स्टूडेंट जो हैं डेटा साइंस को लेकर इतना ज़्यादा एक्सेल कर रही हैं माशाल्लाह। सो टेल अस अबाउट दैट कि आपको कैसे शौक हुआ, कैसे आप इस फील्ड में आई? बेसिकली मेरा आईटी के फील्ड के अंदर मैं कितना दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरा पैशन था कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कोविड में ही मेरी मदर ने मेरी बहन भाइयों को डाला था, तो मैं उनको देखती थी वो कोडिंग और डिज़ाइनिंग कर रहे थे, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से बढ़ गया। फिर मैं एक टेक्नो किड्स के बेस्ट 2 के बूट कैम्प में मैंने शामिल हुई, इसमें मेरे सर रिजवान टीचर थे और उसमें मैंने पूरे MS ऑफिस, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, कैनवा और गूगल फॉर्म, उर्दू टाइपिंग मैंने सीखी। और जब मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम के बाद मैं वेब डेवलपिंग आई क्योंकि मैंने चूज़ किया कि मैं वेब डेवलपिंग में आऊँ यानी फुल स्टैक डेवलपर बनूँ, तो मैंने उसमें आके फ्रंट एंड एंड बैक एंड सीखा जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फायरबेस, गिटहब होस्टिंग एंड नेटलिफाई, फायरबेस होस्टिंग और फिर हम Node.js, Express.js, React, MongoDB मैंने सीखा। तो फिर मैं वेब डेवलपिंग में मैं जब डेटा पर काम कर रही थी ना तो मेरे वहीं से ना इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार नहीं मुझे डेटा के अंदर आना चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं अब मैं डेटा के अंदर मुझे करना है, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो मुझे फिर पता चला डेटा साइंटिस्ट की फील्ड के बारे में, तो फिर मैंने बोला कि मुझे अभी इतना नहीं था कि मैंने सोचा था कि मैं मैट्रिक के बाद करूँगी, लेकिन मैंने एक बूट कैम्प, एक उनका इवेंट था शफीका इकबाल वाला जो कि गूगल से आई थी और मैं उनके इवेंट में गई थी, वो भी क्लफ्टन में था, एटम कैम्प वालों ने करवाया था। तो मैंने वहाँ पर मैं गई, अपना इंट्रो करवाया, मैं शफीका इकबाल से मिली और उनको मैंने यही कहा था कि मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ और उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह बनेंगी। और फिर मैं एटम कैम्प के साथ कनेक्ट हुई और फिर मैंने वहीं से बूट कैम्प किया एटम कैम्प से। अल्लाह माशाल्लाह, मैं आपकी अचीवमेंट्स और आपकी जो लर्निंग सुन के मैं परेशान हुई और मुझे इनमें से ज़्यादातर बातों का नहीं पता। आप 11 इयर्स की उम्र में इतना सब कुछ जानती हैं, आपने सीख लिया। आपको पता है जो वेब डेवलपिंग है या आप फ़ोटोशॉप की बात कर रही हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स की बात कर रही हैं, इवन उर्दू टाइपिंग की बात कर रही हैं, ये बड़े बड़े लोग नहीं सीख सकते। आपको इस बात की रियलाइजेशन है? जी होती है, लेकिन जब मैं भाई करते हैं तो उर्दू टाइपिंग लाइक बहुत ज़्यादा एक हमारे क्लास में ना उर्दू टाइपिंग जब मैं सीख रही थी उसमें भी बहुत ज़्यादा कम लोग थे जो कि एक परफेक्ट उर्दू राइटिंग कर रहे थे, उर्दू टाइपिंग। तो मैं भी उसमें थी और मैं भी उसी को करती थी, लाइक अपने पूरे लेटर्स उर्दू के अंदर लिखती थी, फॉर्म उर्दू के अंदर बनाती थी पूरा। तो आपको पता है मुझे उर्दू टाइपिंग आई थी जब मैंने मास्टर्स किया था, मतलब मैं आपकी एज से डबल ट्रिपल थी जब मैंने उर्दू टाइपिंग सीखी थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपका बड़ा ज़बरदस्त काम है। अच्छा आमना सोचे, वैसे मुझे भी नहीं पता, आप मुझे थोड़ा सा डेटा साइंस समझाएं। बहुत सारे यंग बच्चे आपको देख रहे होंगे,
आप इसकी जो एजुकेशन ले रही हो और आप पढ़ा भी रही हो, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताओ ब्रीफ सा कि क्या होता है ये। बेसिकली डेटा साइंटिस्ट ये होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम नेटफ्लिक्स देखते हैं या अमेजोन टीवी देखते हैं या प्रीम वीडियो देखते हैं, तो उसमें हम अगर हॉरर वीडियोस देखते हैं तो बेसिकली वो फिर नेक्स्ट डे हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि नहीं ये हॉरर वीडियोस जो आई हैं हाँ। यानी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर हम कॉमेडी शोज देखते हैं या ड्रामा देखते हैं तो वो अगले दिन वही चीज सजेस्ट करते हैं या हमारे रिकमेंडेशंस में आ रही होती हैं, राइट? ठीक है। यस, उन सबको काम करने वाला एक डेटा साइंटिस्ट होता है। एक बिजनेस में जो डेटा को प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करने वाला और उसको सेट करने वाला, उसको संभालने वाले एक डेटा साइंटिस्ट होता है। एआई को संभालने वाला भी एक डेटा साइंटिस्ट होता है। यानी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सीखते हैं तो आपको उसके साथ डेटा साइंटिस्ट यानी कि वो पार्ट है उसका। तो डेटा साइंस पूरी चीज़ आपको सारी चीज़ें मैनेज करता है। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। मुझे बहुत सारी बातें आमना आपसे सीखने को मिल रही हैं क्योंकि मुझे नहीं पता था ये चीज़ें जो आप बता रही हो, और आपने एग्जांपल बड़ी अच्छी दी है। हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम सबको पता है, इवन हम सोचते हैं कि हमारे फ़ोन में इवन हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसके बाद हमें रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, हम गूगल सर्च कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इतनी यंग एज में आप ये सीख रही हैं, अपनी पढ़ाई को भी देख रही हैं और आप यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट हैं, आपको ये बात पता है। मैं बार बार आपको यकीन दिला रही हूँ कि आपको पता है कि आप इसको बिल्कुल कैजुअली तो नहीं ले रही। सो ये मुझे बताओ कि कितना इंटरेस्ट और कितना टाइम आपका लगता है इस चीज़ को, और पढ़ाई तो नहीं इफेक्ट होती इससे आपके साथ साथ, दो कि इट्स अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन? नहीं, मैं पढ़ाई पर नहीं होता क्योंकि अभी मैं बेसिकली जो है मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं जब डेटा साइंटिस्ट बन रही थी तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड फील थी, तो मैंने अपनी स्कूलिंग अभी स्टॉप की थी, फिर मैं होम स्कूलिंग अभी कर रही हूँ। तो लेकिन जो मेरी डेटा साइंटिस्ट की फील्ड है उसमें कुछ चीज़ें थी वो जो समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन वो मैंने पूरा मैनेज कर लिया क्योंकि वो हमने बेसिक मॉर्निंग स्टार्ट में हमने सीखा होता है क्योंकि वो बैक एंड वो जावास्क्रिप्ट और वही पाइथन के अंदर थी और वही डेटा एनालिसिस करते थे, फिर हम डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा कलेक्टिंग, डेटा प्रोसेसिंग करते थे। तो कुछ चीज़ें थी जिसमें प्रॉब्लम थी, जैसे APIs बनाना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अब जो है मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है। ठीक हो गया। अच्छा, तो आमना मुझे ये बताएं कि आप ने इतनी सारी अचीवमेंट्स कर ली हैं। आपने बताया कि आपने बूट कैम्प ज्वाइन किया, आपने वर्कशॉप्स अटेंड की, आपने गूगल से जो आई थी उनसे मुलाकात की, ये सारी चीज़ें आपने की। इस सारे अचीवमेंट के अंदर आपको कोई हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट मिली, कोई हेल्प मिली, कोई अप्रिसिएशन मिली, या उन्होंने कहा कि हम आपको फर्दर कोई कोर्सेज के लिए या एजुकेशन के लिए भेजेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया अब ये मान रही है कि आगे जो फ्यूचर है इट्स ऑल अबाउट डेटा, और दुनिया में अगर जंगें भी खुदा ना खास्ता होती हैं तो वो डाटा के ऊपर होंगी। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन डाटा। सो ये बताएं ज़रा, क्या सपोर्ट मिल रही है? कोई अप्रिसिएशन, कोई दुआएँ, कोई तारीफ़? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे हुकूमत की तरफ से मुझे किसी ने सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मुझे किसी ने अप्रिशिएट भी नहीं किया हुकूमत की तरफ से। मैं एक जो भी बनी, मैं खुद बनी हूँ, मुझे किसी भी हुकूमत ने मुझे ना ही कोई एप्रिसिएशन दिया और ना ही तो मुझे किसी ने मुझे सपोर्ट किया। सो या मुझे अफसोस है आमना कि ये आपके साथ हो रहा है, बिकॉज़ आप जैसी होनहार बच्ची जो कि इतना ज़बरदस्त काम कर रही है डेटा साइंस के अंदर, इसको रिकग्नाइज़ किया जाना चाहिए। मैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस से तो रिक्वेस्ट करूँगी, लेकिन साथ साथ वो तमाम लोग जो IT को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ हम गवर्नर्स की बात करते हैं, गवर्नर पंजाब हैं, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब बड़े इस हवाले से एक्टिव हैं IT को लेकर। चूँकि आप कराची के अंदर हैं तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके साथ कोऑपरेट करें। आपके अंदर माशाल्लाह टैलेंट है, आप इंटरनेशनली सीख कर आओ, जाओ, पढ़ो, इस शोबे के अंदर एक्सेल करो। तो कामरान टिसोरी साहब जो कि गवर्नर सिंध हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आप हमारे प्लेटफॉर्म से आपको कोई ना कोई ऐसा चांस ज़रूर मिले। लेकिन आमना, मुझे ये बताएं कि आगे अब आपने क्या सोचा है, फ्यूचर में क्या प्लान है आपके, क्या करना है आपने?
मेरा बेसिकली फ्यूचर में प्लान ये है कि मैं सिलिकॉन वैली जाके मैं पढ़ूँ, गूगल में जाके सिलिकॉन वैली में जाके मैं पढ़ूँ, अपनी स्किल्स को पॉलिश करूँ और अपनी स्किल्स को इतना बेहतरीन कर दूँ। और बाकी और मैं फ्यूचर में यही है कि मैं सिलिकॉन वैली में जाके मैं अपना मेरी जो स्किल्स है, मैंने जो अभी तक जितना सीखा है, मैं उनको पॉलिश करूँ, रियल टाइम डेटा पर मैं काम करूँ। जो एक रियल टाइम डेटा होता है जो डेटा साइंटिस्ट में हम यूज करते हैं, यानी एक रियल टाइम पे हम जो काम करते हैं उस पर मैं चाहती हूँ मैं उस पर काम करूँ डेटा पर, और मैं अपनी एक टीम के साथ में काम करूँ जो कि मेरी स्किल्स को मुझे मेरी पॉलिश करे। क्या बात है आमना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आप जितनी टैलेंटेड हैं उतनी ही ज़बरदस्त आप बातें भी कर रही हैं और मेरी दुआएं हैं। और जितना हो सकेगा मैं आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आपका जो ख्वाब है सिलिकॉन वैली जाके पढ़ने का, अपने स्किल्स को पॉलिश करने का, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे, एक आप बहुत कामयाब डेटा साइंटिस्ट बने और हमारा नाम रोशन करें। बहुत सारी यंग बच्चियां हैं जो आपको देख रही होंगी, जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते हैं लेकिन उनको शौक़ है लेकिन उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती, क्या कहेंगी उन्हें आप? उनको मैं बेसिकली ये कहूँगी कि अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं इस फील्ड के अंदर, लाइक ये इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और जो इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं उनको ये कहूँगी कि आपको हम स्टेप बाय स्टेप चलना है, कभी भी शॉर्टकट रास्ते पर नहीं चलना होगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इंटरेस्ट है, गाइड आप सबसे पहले लें कि आप खुद नॉलेज करें, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं उनको इंटरेस्ट है लेकिन वो जो है रिसर्च नहीं करते, नॉलेज नहीं लेते हैं। तो जो कार्टून्स या टिकटॉक्स या रील्स जो देखते हैं आप उनको अपना लाइक आधा घंटा सिर्फ एक टाइम दे दें और बाकी आप रिसर्च करें, तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि आईटी का फ्यूचर किस तरह का है और वो कितना ज़्यादा ब्राइट और आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। क्या बात है। तो आमना मुझे ये बताएं, आप रिसर्च कहाँ से करती हैं? मतलब इंटरनेट से करती हैं या कोई मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं? कितना टाइम देती हैं अपने रिसर्च वर्क को आप? बेसिकली मैं जो रिसर्च है मैं यूट्यूब पर भी होते हैं, जैसे कोड विद हैरी है, अपना कॉलेज है, क्योंकि वो एक मैंने उन्हीं से सीखा है वेब डेवलपिंग, कोडिंग, कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं गूगल से और जो रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं मैं उनसे करती हूँ, लाइक जो इस फील्ड के रिलेटेड होती है। जैसे मैंने डेटा साइंटिस्ट जो रिसर्च किया वो मैंने गूगल से सबसे ज़्यादा किया और यूट्यूब से ज़्यादा किया। क्या बात है, ज़बरदस्त आमना, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। आप बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्ची हैं, आपके पास टैलेंट है लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का पूरा राइट है और आपको मिलनी चाहिए। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी सिंध गवर्नमेंट से कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें, आपकी जो काम आप कर रही हो उसको ओन करें, आपको अप्रिसिएशन के साथ साथ सपोर्ट भी करें ताकि आप फ्यूचर में एक इतनी बड़ी साइंटिस्ट बने कि मैं आपको दोबारा बुलाऊं अपने शो में। अगर मैं कर रही हूँ ये शो तो मैं आपको दोबारा बुलाऊं, वरना मैं आपसे ज़रूर बात करूं। थैंक यू वेरी मच। आमना शहजाद हमारे साथ मौजूद थी जी, 11 साल की हैं, पाकिस्तान की यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट हैं। इनके मुताबिक ये एक्सेल करना चाहती हैं बट अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर उस तरह से नहीं है, तो ये सिलिकॉन वैली जाकर अपने स्किल्स को पॉलिश करके पढ़ना चाहती हैं। आप ज़रूर, मैं सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी, गवर्नर से रिक्वेस्ट करूँगी जो आईटी को लेके बहुत काम कर रहे हैं, आप सपोर्ट करिए। बच्चे बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड बच्चे हैं, अगर इनको ओन कर लिया जाए तो सोचें कि आपके पाकिस्तान के अंदर से ऐसे डेटा साइंटिस्ट निकलेंगे। और वही बात है कि आगे फ्यूचर इस डेटा साइंस का ही है। इट्स ऑल अबाउट डाटा, जो पूरी दुनिया जिस पे काम करी है, रिसर्च करी है। सो आमना शहजाद से हमने आपकी मुलाकात करवाई। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम में मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और मेंटल हेल्थ का टॉपिक मुझे लगता है वो ऐसा टॉपिक है जिस पे रोज़ बात होनी चाहिए और थोड़ी बहुत हम कर भी लेते हैं। पाकिस्तान में जी जहनी अमराज में, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में बहुत हद तक इजाफा हुआ है और तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। वजारत सेहत ने जी आदाद व शुमार जो जारी किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में 8 करोड़ जो अफराद हैं वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। और ये पैदा सवाल यहाँ पर ये हो रहा है
कि ये मसाइल बढ़ क्यों रहे हैं, इन पे कंट्रोल कैसे किया जाए, और हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो ट्रिगर हो रहे हैं विद टाइम। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। और स्कूल्स में जो काउंसलिंग सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है, बच्चों की काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट है, पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं, सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। डॉक्टर अमरीन गुल माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अमरीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं रिपोर्ट के हवाले से बात करूँगी कि पाकिस्तान में जी मसाइल बढ़ रहे हैं नफ्सियाती और मेंटल इलनेस के बढ़ने की वजूहात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। क्या वजूहात हैं हमारे लोगों में, जो अवेयरनेस है या कॉन्सेप्ट जो क्लियर है मेंटल हेल्थ को लेकर, क्या आपको लगता है सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अमला। और जहाँ तक आपने बात की कि ज़हनी अमराज का और मेंटल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है या ज़हनी सेहत का जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी इतनी ज़्यादा कम्युनिटी अवेयरनेस इसके बारे में नहीं आई। बट द गुड पॉइंट इज़ कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, जो हमारी जी जनरेशन है, दे आर क्वाइट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत। जब हम ज़हनी सेहत कहते हैं तो हमारी 3 तरह की सेहत होती है, जिस्मानी सेहत, हमारी ज़हनी सेहत और हमारी जो सोशल, जिसको हम समाजी बोलते हैं, हमारी सोशल इंटरेक्शंस जो हैं। जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात आती है और आपने बात की कि लोगों में अवेयरनेस, तो हाँ अब जो है वो लोग इस पे बात करना शुरू हुए हैं, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा सिर्फ बताऊंगी कि इसको हम बायो साइको सोशल पैराडाइम में ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ये कि अगर आपकी ज़हनी सेहत ठीक नहीं है तो आपकी जिस्मानी सेहत पे भी इफ़ेक्ट होएगा, उस पे भी आपकी सोमैटिक कंप्लेंट्स या जिस्मानी, जैसे कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि बहुत देर तक लोग अल्सर का इलाज कराते रहते हैं, बहुत देर तक लोग ख़वातीन अक्सर रिपोर्ट करती हैं हमारे कंधों में दर्द होता है, हमारे पट्ठों में डॉक्टर साहबा दर्द होता है, वो उसका इलाज कराते रहते हैं, लेकिन जो पीछे रूट कॉज उसकी मेन होती है वो आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, मनफी सोचना, नेगेटिविटी जो हमारे इर्द गिर्द है उसके लिए कोई फ़िल्टर नहीं है, जो हमें कहता है हम वो अंदर ले जाते हैं। सो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहिए कि रूट कॉज इसकी जो होती है वो पीछे एंग्जाइटी और स्ट्रेस होती है, लेकिन वो अपने आप को ज़ाहिर जिस्मानी तौर पर करती है, जिसके जैसे हम जिस्मानी अलामात का तो हम ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, लेकिन ज़हनी सेहत रूट कॉज वहीं पर पड़ी रहती है। तो आई थिंक इस प्रोग्राम के थ्रू पीपल दे शुड कम टू नो कि हमें रूट कॉज फिगर आउट करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि हम वो जिस्मानी अलामात या जो दूसरे हैं उनके पीछे हम भागते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर अमरीन, पहले हमारे ज़माने में मुझे लगता है हमारी अम्मी या नानियों की बात करें तो उनका जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते थे या उनकी फ्रस्ट्रेशन होती थी, उनके पास उस तरह से एक्सप्रेस करने का मौका नहीं होता था। लेकिन उस वक्त सपोर्ट सिस्टम का भी एक मसला था कि उनको वो सपोर्ट सिस्टम हासिल नहीं था। अब मुझे लगता है हमारी जनरेशन में या आने वाली जनरेशन में इस हवाले से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। क्या आप ऐसा समझती हैं? अच्छा, इसमें 2 फैक्टर्स है बेसिकली अरमला। आपने कहा पहले वक्तों में या जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के अंदर ख़वातीन हो गई, खैर मेल्स तो जनरली एक्सप्रेस ही और शेयर ही कम करते हैं, यही वजह उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा बंदे खा जाती हैं, औरतें आंदी हैं बहुत लंबी जिंदगी होंदी है। सो दे कीप ऑन एक्सप्रेसिंग, मेल्स थोड़ा एक्सप्रेस कम करते हैं, तो मेल्स को मैं चाहूँगी कि शेयरिंग एंड एक्सप्रेशन या जिसको कैथारसिस हमारी एक साइकोलॉजी की टर्म है उसमें हम जो है वो करना चाहिए, ताकि अंदर जो स्ट्रेस प्रेशर कुकर की तरह बना हुआ है वो थोड़ा सा सीटी उतार दें और वो साथ साथ रिलीज़ होता रहे। दूसरा आपने बात की कि पहले वक्तों की जो औरतें होती थी ना, उनके पास कम्युनिकेशन का ये होता था जिसको हम गली मोहल्ले की टॉक कहते थे। गली मोहल्ले की टॉक उनको नज़र होती थी सारी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके घर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सो वो उनका एक कैथारसिस होता रहता था। ठीक हो गया, उनका कैथारसिस होता रहता था। मेरा सवाल जो अगला हिस्सा यही है कि आजकल के दौर में लड़कियां इस हवाले से जानती हैं, लेकिन उससे कोप अप कैसे कर रहे हैं इफेक्टिवली, जो कोप अप करने के स्ट्रैटेजीज़ हैं। और दूसरा हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है, गैजेट्स का इस्तेमाल है, इसमें क्या किरदार अदा करता है, इसको ट्रिगर करता है आपके ख्याल में? दौर के अंदर इतनी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है थ्रू दीज गैजेट्स, थ्रू दीज, आप समझ लें कि आप कोई भी एक प्रॉब्लम होना, जो स्पेशली मैंने वीडियोपॉलॉजी, ख़वातीन मुझे पकड़ के मारेंगी, वो जो फ़ोन्स पे लगती है ना अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वो घंटा घंटा दे कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द सेम इशू। होता क्या है कि वो जब इतनी
जितनी देर बात करती है ना अरमला, तो द ऑल दी जो उसका जो आप सोचे कि एक इशू है जिसके बारे में आप बार बार बात कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर उसका कनेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मज़े की बात ये है कि आप प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करना है, या जो आपने कहा कि हाउ टू कोप इट इफेक्टिवली, वो हम डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप इज़ द चैलेंज इज़ हाउ टू रिजॉल्व इट। उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। जो सेकंड पार्ट आपने पूछा कि उसको कोप कैसे करना है, उसको हल कैसे करना है, तो उसका हल करने का जी एक तो तरीका ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा गैजेट्स के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन आ रही है, मोबाइल को हम लोग कोई स्क्रीन टाइम नहीं है, एंड माजरत के साथ इसमें एक और मैं चीज़ कहूँगी कि जैसे हमने फ़िल्टर्स मोबाइल्स पे लगाए होते हैं, या हमने एंटी वायरसेस उस पर इंस्टॉल किए होते हैं कि अगर कोई उसमें वायरस आ जाए या वो टूट जाए तो उसको हम सेव करें। सिमिलरली वी नीड टू पुट द फिल्टर्स ऑन आवर ब्रेन्स। हमें क्या है कि जो भी हमारे बारे में कोई बात कर रहे हैं ना, दाएं बाएं, कोई बिचिंग, कोई गॉसिप, हम उसको फ़िल्टर किए बगैर उस तमाम इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन के अंदर ले जाते हैं। ये पहली स्ट्रैटेजी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बता रही हूँ कि जो हम इनपुट देते हैं वही आउटपुट आती है। जो आप अपने मोबाइल से मैसेज देते हैं वही आगे जाके डिलीवर होता है। सिमिलरली द वे यू गिव द इंफॉर्मेशन टू योर ब्रेन, वो उसी तरह आपको आपके एक्शंस या आपके बिहेवियर के अंदर वो नज़र आती है। तो सबसे पहले क्या है जी, चेक। इसको मैं कहती हूँ जैसे हम कंटोनमेंट एरियाज़ में जी जब दाखिल होते हैं तो, या जब हमारे कोई बॉर्डर्स वगैरह होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमने गार्ड्स बिठाए हुए होते हैं। दे चेक ईच एंड एवरीथिंग एंड देन दे अलाउ यू टू मूव ऑन। सिमिलरली अपने ब्रेन के इर्द गिर्द जो है ना, आप अपने गार्ड्स बिठा लें कि हमने किस बात पे बिलीव करना है और किस बात पे बिलीव नहीं करना। चेक इन बैलेंस की आप बात करेंगे तो अच्छा, बच्चों में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज बड़े ज़्यादा हो रहे हैं विद टाइम, और चेक इन बैलेंस उन पे रखना भी बड़ा ज़रूरी है कि उनके पास भी गैजेट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से भी बताएं। बच्चों की जो हम ख़राब कर रहे हैं बाय गिविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तो एक तो पेरेंट्स को चेक रखना चाहिए स्क्रीन टाइम का कि बच्चों ने कितना मोबाइल यूज़ करना है। नंबर 2, अगर यूज़ करना है तो उन्होंने कितना और कैसे और कौन सी इंफॉर्मेशन लेकर जानी है। लेकिन अगर जी पेरेंट्स में इधर फादर बैठे हुए हैं, उधर मदर अपने अपने मोबाइल्स पे लगे हुए हैं, और स्पेशली मैं इस प्रोग्राम के थ्रू ये भी बताऊंगी कि दिस इज़ इक्वल a father's responsibility to keep a check that what the children they are taking the information। ये नहीं कि fathers घर से आए, ये जो हमारे माशाल्लाह कैमरामैन भी बैठे हुए हैं सारे मोस्टली मेल्स और सारा कुछ, आई एम गिविंग एन एडवाइस टू एवरीवन कि जब आप यहाँ से काम करके घर जाते हैं तो दिस इज़ जस्ट नॉट इनफ कि आप अपने बिस्तर या सोफे पे लेटे हुए हैं और आप जो है वो हाथ में मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है और आप उस पर लगे हुए हैं। इफ़ द बच्चा इज़ कमिंग टू यू, इफ़ योर वाइफ वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, आप कहते हैं हूँ एंड यू आर, सो दैट मीन्स ये इंसान की ह्यूमिलेशन है कि आप ये गैजेट्स याद रखें, ये टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बनी है। इस टेक्नोलॉजी को इंसान को इस्तेमाल नहीं करना, इंसान को इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, इंसान को टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। अच्छा, बच्चों में मसाइल, हम गैजेट्स के इस्तेमाल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर एक रूट कॉज होता है ना कि बच्चे अगर स्टार्टिंग एज से उनके पास गैजेट्स अवेलेबल हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो अच्छी है बुरी है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बच्चों में फ़िल्टर होना कितना ज़रूरी है इंफॉर्मेशन का? वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, दैट्स द रूट कॉज। आपने बड़ी अच्छी बात की कि डायनामिक्स की बात बताएं डॉक्टर साहब, रूट कॉजेज़ की। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रूट कॉज। आजकल लोग बात करते हैं जी कि बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। मैं कहती हूँ पहले पूछे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, पेरेंट्स की तरबियत। लोग कहते हैं जी अच्छा जी बच्चों की तरबियत करनी है तो क्या करना चाहिए। मैं कहती हूँ जी पहले आजकल बच्चों की तरबियत आपको वाकई लगता है कि पेरेंट्स कर रहे हैं? नहीं, बच्चों की तरबियत ये गैजेट्स कर रहे हैं। आपका 6 महीने का बच्चा, आप उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, आप उसके ऊपर उसको लगा देते हैं, एवरी टाइम बच्चा स्क्रॉल कर रहा है, वेदर द चाइल्ड इज़ ऑफ 2 years और 4 years और 6 years, विदाउट एनी उसके अंदर एप्लीकेशन। आपको पता है आजकल डिफरेंट एप्लीकेशंस आई हुई हैं, मैं पेरेंट्स के लिए बता रही हूँ, जिसमें चेक एंड बैलेंस के लिए डिफरेंट ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि वो क्या 18 PG, हर एक का जी PG होता है, 16 PG, 18+ PG, कौन सा कंटेंट बच्चों के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमरीन गुल हमारे साथ मौजूद थी जी, मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करिए, उनके मुताबिक रूट कॉज को पकड़ना है और इन्फॉर्मेशन का जो फ़िल्टर है उसको ज़रूर आपने रखना है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है आपकी हेल्थ के हवाले से। मेंटल हेल्थ को हमने डिस्कस किया, अब आपकी फिजिकल हेल्थ के हवाले से भी हम बात करेंगे। किडनीज़ का आपकी बॉडी के अंदर इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन हम कभी कभी अपने बहुत सारी जो हेल्थ है ना, उसके बहुत सारे फैक्टर्स को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें रियलाइजेशन नहीं होती है कि आपका हर ऑर्गन आपकी बॉडी को बैलेंस रखे हुए है और उसका आपकी बॉडी के अच्छी या प्रॉपर फंक्शनिंग में कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सो आज हम किडनीज़ के हवाले से बात करेंगे जी कि आपकी बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसको आपने अच्छा हेल्दी रखना है तो आपका लाइफस्टाइल कितना हेल्दी होना चाहिए, आपकी जो लाइफ पैटर्न्स है वो कितने डिसिप्लिन्ड होने चाहिए, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने से साथ साथ आपके जो खून के खलियात हैं उनको बनाने में बड़ा हेल्प करता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें शायद रियलाइजेशन नहीं है और हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर और डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी किडनीज़ कितनी प्रोन होती हैं टुवर्ड्स इश्यूज़, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नबीहा रिजवी मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू टॉक ऑन दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली गुर्दा एक ऐसा ऑर्गन है जिसके हवाले से मेरे ख्याल में जनरल पब्लिक में उस तरह अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। और इसकी शायद बढ़ती हुई बीमारी की वजह भी यही है। वर्ल्ड वाइड इस वक्त जो है वो 10% लोग जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में 12.5 to 29% जो है इसकी रेशो है इन डिफरेंट एरियाज। ओके। तो ये ऐसी एस्पेक्ट है हमारे जिस्म का और हमारी उसमें जनरल उसमें कि जिसके ऊपर उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही थी और इसीलिए लोगों को चूँकि उतनी अवेयरनेस नहीं है तो वो उसको उस तरह से मैनेज नहीं कर रहे, उसको देख नहीं रहे। ठीक है। सो गुर्दा जो है वो आप ऐसे कह लें खामोश मुजाहिद की तरह है जो हमारे जिस्म में बहुत इम्पॉर्टेंट काम सर अंजाम दे रहा है, जिसमें जो है वो खून का बनाना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, हड्डियों को मजबूत रखना और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो खून की सफाई, यानी कि हमारे जिस्म में जितने भी फाजिल मवादात हैं, तेज़ाबियत का तनासुब बरकरार रखना, नमकियात का तनासुब बरकरार रखना, ये सारे काम जो है वो गुर्दा अंजाम दे रहा है। सो अगर हम इसकी हेल्थ पे और इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए करूँगी कि मैं चाहूँगी कि आप पहले उन इश्यूज़ को जिस पे आपने कहा कि 12.9 से लेकर 29% तक आबादी गुर्दों के मसाइल का शिकार है, मसाइल हैं क्या इन जनरल पब्लिक जो आते हैं मोस्टली लोगों में, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली गुर्दे की बीमारी जो है वो स्टार्ट तो ऑब्वियसली आप कह लें ब्लड प्रेशर, शुगर, मतलब मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी वजह से होती है। उसको अगर टाइमली हम मैनेज कर लें तो वी कैन स्टॉप द डिजीज़ एंड स्टॉप द प्रोग्रेशन, और उसको प्रिवेंट कर लें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। तो हम प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं हम टाइमली अगर उसको डायग्नोज कर लें। अब मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो गुर्दे की बीमारी का बाइस बनती हैं, जिसमें से जो है वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, जिनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस भी कर लेते हैं, और इसके अलावा गुर्दे की अपनी बीमारी होती है जिसके अंदर आप कह लें कि गुर्दों में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है और उसके फिल्टर्स ख़राब हो जाते हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ये वो चीज़ है जो अमूमन इग्नोर्ड रहती है, हम नहीं, उसका पता नहीं चलता, और इसके सिम्टम्स भी नहीं होते। इनिशियली जो है वो सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं आते। ठीक है। जो सबसे पहला सिम्टम अगर हम गुर्दे की बीमारी का देखें तो वो ब्लड प्रेशर है, और उसके बाद बाकी आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह से स्टोन डिजीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पथरी जो है वो अमूमन लोगों में होती है, और अगर वो हम मतलब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लें तो वो भी अल्टीमेटली गुर्दों की बीमारी का बाइस बनता है। इसी तरह से कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें हमारा अपना कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो जिस्म के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है, वो एक बहुत बड़ी वजह है जो गुर्दे की बीमारी का बाइस बनती है। ओवर द काउंटर मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, दर्दों की दवाइयाँ अक्सर बहुत ज़्यादा खुद से, सेल्फ मेडिकेशन, एग्जैक्टली। फिर कुछ हर्बल मेडिकेशंस जो प्रॉपरली प्रिस्क्राइब नहीं होती, वो जो हैं वो बहुत नुकसान देती हैं। सो प्रॉपरली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन विद प्रॉपर फॉलो अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ कुछ गुर्दे की अपनी मौरूसी बीमारियां हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम, जैसे मौरूसी बीमारियां हैं, हम उनको डिले कर सकते हैं। उनका ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, उनको हम डिले कर सकेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जो बहुत सारी चीज़ें उसमें ट्रीटेबल भी हैं। सो टाइमली उनका पता चलना, उनको प्रिवेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अब कोई किसी को खुदा ना खास्ता गुर्दे का कोई इशू आ रहा है, फर्स्ट जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे? जो सबसे पहला सिम्टम है, जैसे मैंने बताया, अमूमन
वो ब्लड प्रेशर का होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। एक तो होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन जो एक एज में जाके होती है, और वो मतलब वो एक एज में स्पेसिफिकली, हाँ ठीक है ना, उसमें है। यंग्स में या अर्ली ऑन अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है शुरू, तो उसको वर्कअप, उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि उसकी वजह क्या है। अमूमन 90% केसेस में उसकी वजह गुर्दे ही होते हैं। किडनी। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर हो रहा है तो इट्स एन अलार्मिंग साइन इनिशियली। फिर उसके बाद जो है इनिशियल जो डिजीज़ है उसके अंदर जिस्म पे, आंखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग होना, जिस्म में, पाँव पे स्वेलिंग होना, इसके अलावा जो है वो पेशाब में झाग का आना। तो ये इनिशियल अगर हम देखें तो बीमारी में अलामात जो आती हैं वो इनिशियल ये होती हैं। फिर जब बीमारी एडवांस हो जाती है तो उसके मल्टीपल डिफरेंट अलामात हैं, जिसमें जनरलाइज्ड वीकनेस, फटीग, थकावट मरीज़ को रहती है, खून की कमी होना, इसके अलावा जो है भूख का ना लगना, सांस का ख़राब होना, पेशाब में कमी आ जाना, गनूदगी होना, ये सारी अलामात जो हैं वो बहुत फिर एडवांस डिजीज़ में, जिसको हम स्टेज 5 CKD या 4-5। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खाते हैं आपकी बॉडी उसी तरह से होती है और आपकी बॉडी फंक्शन भी करती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि जो किडनी के ज़्यादातर इश्यूज हैं ये हमारे लाइफस्टाइल और डाइट से शुरू होकर इनको क्योर भी इन्हीं चीज़ों से किया जा सकता है? देखें, हमारा जिस्म जो है ना वो एक स्पेसिफिक उसके लिए डिज़ाइन हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम इसके साथ जो भी करेंगे वो एक्सेप्ट करता जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें अब जहाँ पे बाकी बीमारियाँ हैं उनमें भी सेम इज़ द केस विद किडनी। कार्डियोवैस्कुलर, दिल की बीमारियाँ जो हैं वो हमारे लाइफस्टाइल और हमारे खाने पीने के साथ बहुत एसोसिएटेड हैं। ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। इसी तरह से गुर्दा भी ऐसा ऑर्गन है। इनफैक्ट गुर्दा और जिगर, ये वो दो ऑर्गन्स हैं जहाँ से हर चीज़ ने जो हमने इंजेस्ट किया है उसने निकलना है, ठीक है ना, उसने निकलना है। तो जब वो वहाँ से पास करेगा, डेफिनेटली हम कुछ ऐसा खा रहे हैं जो उसको नुकसान कर रहा है, तो वो उसको बीमारी का कॉज होगा। इसी तरह से हमारे देखें खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम नशास्ता या मीठी चीज़ें कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा उसकी इंजेक्शन होगी, ओबेसिटी होगी, मोटापा जो है इट्सेल्फ इज़ अ कॉज ऑफ किडनी डिजीज़, ठीक है। जो हमारी अभी 2-3 साल पहले हमने किडनी डे सेलिब्रेट किया, वो इसी पे किया कि जी ओबेसिटी जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी तरह से हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट जो है, फैट्स जिसमें ज़्यादा है, प्रोसेस्ड फूड, इसके अलावा जो है वो जंक, जो अब आजकल एक ट्रेंड बन गया है, ऑर्डर कर दें बच्चों ने, बच्चे क्या बड़े भी अब तो खा लेते हैं, बस ऑर्डर करने अपने लिए आसानी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। डॉक्टर नबीहा रिजवी हमारे साथ मौजूद थी जी, किडनीज़ के हवाले से बात करी थी और इन्होंने बताया कि आपकी डाइट, आपका जो हर चीज़ जो है वो आपकी किडनीज़ और आपके लिवर के साथ गुजरता है। तो आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि आपको इस बीमारी को अर्ली एज में प्रिवेंट कर सकें। सो हमने सोचा इस हवाले से बात की जाए। प्रोग्राम का वक्त जी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com